मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। हिमाचल में 2 महीने में तीसरी बार सैलाब ने तबाही मचाई है। शिमला में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13 लोगों की मौत हुई अब हिमाचल में। कुल्लू में लोग दूध, सब्जी, पेट्रोल को तरस रहे हैं। फिर एक बार क्राइसिस खड़ा हो गया है। आखिर हिमाचल का सिस्टम बार बार क्रैश क्यों हो रहा है? बाढ़, बारिश रिवर्स गियर क्यों लगा रही है बार बार? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? क्या हिमाचल की तबाही का हिमालय में होने वाले बदलाव से कोई कनेक्शन है? क्या हिमालय अनहोनी का कोई सिग्नल दे रहा है? सिग्नेचर स्टोरी में बात पहाड़ तोड़ प्रलय की करेगी। सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। अब 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे, बच्चे वही रिजल्ट फाइनल मानेंगे। लेकिन शिक्षा का अगला पड़ाव नौकरी है और नौकरी के लिए देश में मारामारी है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट आज बेरोजगारी वाले जंक्शन से करेंगे। पुतिन का रसोइया, वैगनर आर्मी का चीफ प्लेन हादसे में मारा गया। खबर तो यही थी। अब एक नई थ्योरी आ गई है कि पुतिन ने ही अपने कमांडर को मरवा दिया। इस बात में कितना दम है? फैक्ट फाइंडिंग दुनिया की सबसे खूंखार प्राइवेट आर्मी की चीफ की मौत की करेंगे आज। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों से आजकल खबरें अच्छी नहीं आ रही। ना बारिश रुक रही है, ना पानी के फटते हुए बादल। पहाड़ एक के बाद एक धंसते जा रहे हैं। मकान ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। आज आपको ले चलते हैं कुल्लू के उन इलाकों में जहां कुछ वैसे ही दिल दहलाने वाले मंजर देखने को मिले जैसे कुछ रोज पहले शिमला में दिखे थे। चंडीगढ़ मनाली हाईवे मंडी से आगे सड़क टूटने के कारण अब बंद हो गया है और उसके कारण राशन, बिजली और दूसरा जो रोजमर्रा का सामान होता है उसका भी संकट सामने आने लगा है। दो हफ्ते में दूसरी बार चट्टानें खिसकी, सैलाब आया, बादल फटे, एक के बाद एक 8 मकान ढह गए। मुसीबतों का पहाड़ कुल्लू के आनी बाजार इलाके पर टूटा। सब कुछ ठीक था। अचानक हलचल हुई। तलहट्टी पर मकान थे, मलबा आया, मकानों को साथ बहा ले गया। गनीमत थी कि दरार पहले दिख गई। हफ्ता भर पहले मकान खाली करा लिए गए थे। तो रोड ब्लॉकेजेस की वजह से हमने एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर के लिए जो है वो डिमांड की थी। पहले जो है वो बुंतर से लगभग टेक ऑफ भी कर गया है और 4 पेशेंट्स को चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया है। आनी इलाके के लोग बच गए, लेकिन बाकी हिस्सों में बाढ़, बारिश मौत बनकर आई। हिमाचल में 24 घंटे में 13 लोगों की जान चली गई। 6 अब भी लापता हैं। 24 जगह पर पहाड़ दरके, 3 इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया। प्रदेश व्यापी बारिश जो है हो रही है और 3 स्पेल में जो बहुत भारी बारिश हुई है। एक सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा जो है 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में हुआ था। उसके बाद दूसरा स्पेल हमारा 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त में बहुत भारी बारिश हुई थी। और तीसरा जो है आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में भी भारी बारिश हुई है। मंगलवार की रात से बुधवार तक की बात करें 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में स्पेशली शिमला की बात करें तो एक तरह का रिकॉर्ड जो है बारिश जो है 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। परेशानी तो जून से है, जब से मानसून आया। नदियों का पानी सड़कों को काटता चला गया। कई रास्ते सैलाब में समा गए। जमीन में कटाव से 3 नेशनल हाईवे समेत 709 सड़कें बंद हैं, तो 2897 ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली गुल। शिमला जोन में सबसे ज्यादा 220 सड़कें बंद हैं। मंडी में 213, हमीरपुर में 180 और कांगड़ा में 93 सड़कों पर आवाजाही ठप है। बिलासपुर, मंडी के कुछ इलाकों में 210 मिलीमीटर बारिश हुई। कसौली में 150 मिलीमीटर तो शिमला में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले लगभग 2 महीनों में जगह जगह हमारी जो है डिस्ट्रप्शन होती है यूटिलिटी सर्विसेज की, जिसमें कि पीडब्ल्यू सड़कें हो या फिर पानी की स्कीमें हो या हमारे जो बिजली बाधित हो, उसमें सभी लोग जो हैं तत्काल रूप से जो है
वो अपना कार्य करने में जुट जाते हैं, एक तरफ से उसको बहाल करते हैं, लेकिन फिर कोई और बारिश का स्पेल आता है या किसी और कारणों से अगर उस स्थान पे नहीं दूसरे स्थान पे ये बाधित हो जाती है। ये सही है कि कुदरत पर इंसान का जोर नहीं चलता, तबाही कितनी होगी कोई नहीं जानता, लेकिन सावधानी तो बरत सकते हैं। हिमाचल आपदा प्रभावित राज्य घोषित हो चुका है, खतरा अब भी है, लेकिन 2 दिन बारिश का रेड अलर्ट है, इसलिए अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घरों से ना निकलें। हिमाचल सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है और हिमाचल में अब भी हालात डराने वाले हैं। जैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं ऐसे लगता है कि कोई फिल्म का सीन है, लेकिन हकीकत में इस तरह से मकान गिर रहे हैं, देखकर डर लगता है। सोचिए जो लोग वहां रह रहे हैं वो किस तरह से सहमे डरे हुए होंगे। हिमाचल के कई रिपोर्टर से आज मैंने बात की, पता चला कि ये जिस इलाके में आनी में मकान ढहे हैं वहां कुछ और मकानों को भी खतरा है और इन्हें जल्दी गिराना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया, उनको नहीं गिराया गया, तो दूसरे जो अगल बगल के मकान हैं और आसपास के इलाके को भी खतरा बढ़ जाएगा। अब एक्सपर्ट की टीम मौके पर भेजी जा रही है उन मकानों का मुआयना करने के लिए जिनको लग रहा है कि खतरा है। चलो अच्छी बात है, सब ठीक हो जाए, लेकिन एक सवाल है कि हिमाचल को किसकी नज़र लग गई? ऐसा क्या हो गया कि एक पूरे मौसम की बरसात ने सारा सिस्टम हिला के रख दिया? अगर तथ्यों की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले ही चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर मुझे लगा कि चीफ मिनिस्टर से पूछना बनता है कि भाई हालात क्या हैं पूरे राज्य में। सीएम साहब, पहले शिमला हुआ और आज कुल्लू के आनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आखिरकार ये हिमाचल में हो क्यों रहा है और इसकी वजह क्या बताता है मौसम विभाग? देखिए, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। कुछ जगह नजर आ रहा है, कुछ जगह हो चुका है और कुछ जगह आने वाले समय में और होगा। जो पानी है वो रिसना स्टार्ट करता है नीचे धीरे धीरे जमीन पे, पूरी मिट्टी गीली होगी, जो मिट्टी की पकड़ थी वो भुरभुरी होगी और इस कारण ये लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स और जो ये ट्री अप्रूट होते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, वहाँ रेत के पहाड़ है। अगर वहाँ बारिश हुई -डिग्री में तो आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ पूरे पहाड़ ही बैठ जाएंगे। दूसरा कारण ये है कि जब हम अपना घर बनाते हैं हिल में, खासकर हिल में, उस समय क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं। छोटे से प्लॉट पर हम अपना स्टैटा का सॉइल की टेस्टिंग नहीं करते हैं। नीचे जिस पर पिलर खड़ा होना, उस सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो नरम मिट्टी है या पत्थर है। पत्थर पर होगा तो आप जितना मर्जी वर्टिकल जा सकते हो। जब नरम मिट्टी पर होगा, आपने प्लिंथ बांध दी, प्लिंथ बांधने के बाद आपका क्या हुआ कि एक लेंटर डाल दिया, उस लेंटर की लोड लेने की कैपेसिटी है, दूसरा डाल दिया, फिर मन में आता कि तीसरा भी डाल दें, चौथा भी डाल दें। अब उस पिलर की ना तो स्ट्रेंथ है इतने लेंटर सहन करने की, ना ही सॉइल की स्ट्रेंथ है, तो उसके कारण भी एक कारण वो भी है। और एक कारण की जो घर की ड्रेनेज है, अपने घर के में तो सीमेंटेड कर देते हैं, नाली गली सब कुछ, और अपना ही पानी वो पहाड़ के नीचे डाल देते हैं। तो वो स्लोप जो है, जब पानी को जगह नहीं मिलता है तो पानी ने तो निकलना है। तीसरी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात है, और ये प्राकृतिक भी है, कुछ हमारी गलतियों से भी है और कुछ हमारी लापरवाही से भी है। आपको ये लगता है कि जिस तरह के कारण आपने ये बताए, हिमाचल में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं, इसके लिए एक सटीक और एक सख्त नीति लाने की ज़रूरत है, आपको लगता है? वरना ये तो हर साल फिर ये हादसे होंगे अब, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने एक कानून बनाया कि जितने भी 4 लेन हैं, 4 महीने पहले एक्ट में हमने प्रोविजन कर दिया, उस 100 मीटर के रेंज में अगर किसी ने मकान बनाना है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू होगा। आज इस प्राकृतिक आपदा में हमने पूरी स्टेट को राज्य आपदा घोषित किया। पहाड़ियां दरक गई गांव में, और उन गांव में बिल्डिंगों को नुकसान हुआ, लोग वहां से हटना चाहते हैं।
आपने कहा कि हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को बोल रहे हैं कि 100 मीटर के दायरे में हाईवे के ऊपर जो है वो कोई घर नहीं बनेगा या उसको उसकी क्लियरेंस लेनी होगी, जो भी होगा किस तरह से बनाना है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आप ग्रामीण इलाकों को कैसे सुरक्षित करेंगे? गांव में 1-1.5 स्टोरी से ज्यादा मकान नहीं बनता है। जो छोटे छोटे कस्बे बन गए उसमें कुछ लोगों ने आर्थिक समृद्धि के साथ ये सोचा कि हमारी आय भी बढ़नी चाहिए, तो 1 स्टोरी और बनाने की किराए पर चढ़ेगा। अब इन चीजों को देखना पड़ेगा कि कोई भी बिल्डिंग बनेगी उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ठीक हो, नालों पर मकान ना बने, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कितना नुकसान आप मोटा मोटी मान के चल रहे हैं अब तक हिमाचल में हो चुका है इस मानसून के सीजन में? हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आपने केंद्र से मदद मांगी, आर्थिक पैकेज मांगा कोई? रिलीफ मैनुअल जो है ना केंद्र का हिल स्टेट्स के लिए वो बहुत कम है। पार्शली डैमेज होने पर आप 10,000 रुपया देते हो। पहाड़ में 10,000 रुपये में कुछ नहीं बनने वाला। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए आप 1,25,000 देते हो, उस पर कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने माननीय केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आप हिमाचल के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज डिक्लेयर कीजिए। कितना पैसा चाहते हैं आप टोटल? जो भी नॉर्म्स है, जो केदारनाथ, भुज और महाराष्ट्र के जो नेशनल उन्होंने जिस ढंग से मिला था उस ढंग से हमें भी दे दीजिए। मैंने तो अपना रिलीफ मैनुअल चेंज कर दिया, इसलिए चेंज किया कि 10,000 रुपये में किसको देने जाऊंगा। इस मॉनसून में हिमाचल कितने साल पीछे चला गया विकास के रास्ते पर, और आपके टूरिज्म को जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई में आपको क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा? 4 साल बाद वाइन शॉप्स की ऑक्शन की थी और 700 करोड़ रुपए बढ़ा था, उसका भी नुकसान हमें हुआ है। जीएसटी का नुकसान हमें हुआ है। होटल मालिकों के आज कमरे बिल्कुल खाली पड़े हैं। 30 अगस्त तक भी अगर हमारी बारिश रुकी, 15 सितंबर तक हम हिमाचल प्रदेश को पूरी रोड से कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे। हमारा एक लार्जी प्रोजेक्ट है जिसमें 650 करोड़ रुपए का नुकसान एकदम हो गया। काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, ये हम हिमाचल की जनता को बता चुके हैं। और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कम से कम 1 साल लगेगा। कुल्लू और मंडी कब तक जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि बीच का रास्ता जो है वो पूरी तरह से टूट गया है और वहां पर रसद, ब्रेड, रोजमर्रा की चीजें, तेल, पानी, ये सब चीजें नहीं पहुंच रहा। अभी मुझे सुबह कोई बता रहा था, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से जानना चाहते हैं। मंडी में पूरी रसद है। मंडी से किरतपुर रोड पूरा खुला हुआ है, बीच में लैंडस्लाइड्स होता है, चंडीगढ़ तक खुला हुआ है। मंडी से पंडोह बंद है हमारा, और कुल्लू पूरा डिस्ट्रिक्ट इनर डिस्ट्रिक्ट है। ये जो रसद वाली बात है ये भी नहीं है। रसद मैंने सवेरे मंडी से कुल्लू जुड़ा हुआ है, मंडी से कुल्लू जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए मंडी से पंडोह टूटा हुआ है, मंडी से कुल्लू जुड़ा हुआ नहीं है। मंडी से इसी चंडीगढ़ जुड़ा इसी हुआ जगह की बात मैं कर रहा हूं कि जो मंडी से सामान सारा कुल्लू की तरफ जाता है वो नहीं जा पा रहा है। मेरी अभी 2 घंटे पहले बात हुई है वहां। नहीं, आपको एक चीज बताऊं, सारे डीजल के टैंक हमने रात को निकाले हैं, सब्जी के ट्रक हमने रात को निकाले, वन वे किया हुआ है। क्या किया है? वन वे, क्योंकि पंडोह टूटा हुआ तो एक हमारे जो लिंक रोड है उनसे वन वे किया हुआ है। वो तो आधी दिन हम गाड़ी नीचे से जाने वालों की बंद कर देते हैं, आधी दिन हम आने वालों की इसलिए बंद कर देते हैं ताकि वहां ट्रैफिक जाम ना हो। कुल्लू से आने कोई अड़चन नहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो आप खाने की बात कर रहे हैं, ये 2-3 पंचायतें हैं, जैसे ही मौसम खुलेगा एयर ड्रॉपिंग कर देंगे वहां। आखिरी सवाल, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं, जो बात रह गई हो या कोई बात कहना चाहते हो पब्लिक से, हिमाचल की जनता से? मैं तो सभी देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं और देश के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि आपदा राहत कोष में आप हिमाचल के लोगों को के लिए जो कुछ दे सकते हैं आप दीजिए। सिर्फ बाकी हमारे सामान की जरूरत नहीं है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत है। बड़ा मुश्किल वक्त है हिमाचल के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए और सरकार के लिए भी। ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा है, वक्त की कमी थी, इसलिए आपको मेन पॉइंट्स हमने दिखा दिए। आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये सीएम साहब का पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन सीएम सुक्खू ने माना मुसीबत है, दिक्कत है, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, जहाँ वो बंद थे वहाँ पर वैकल्पिक रूट तैयार किए गए हैं। दावा ये भी किया गया कि पेट्रोल, दूध, फल, सब्जी की किल्लत नहीं है। अब सीएम साहब शिमला में बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे, अफसरों ने जो बताया होगा, जैसी ब्रीफिंग दी होगी वो सामने रख दिया उन्होंने। लेकिन मैंने बहुत सारे अफसरों से बात की, कुल्लू में, मंडी में, आनी में, जो हमारे रिपोर्टर थे उनसे भी बात की।
सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है। ग्राउंड से उन्होंने जो कुछ भेजा है वो आपको बता देते हैं। कुल्लू में पिछले 2 हफ्तों से पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है। बीच में वैकल्पिक मार्ग से 2-3 दिन पेट्रोल डीजल रसोई गैस की आपूर्ति की कोशिश की गई, लेकिन फिर बरसात की वजह से कुल्लू के सभी एनएच और उसके एनएच मतलब नेशनल हाईवे और ऑल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो बंद हो गए। पूरा इलाका दूसरे हिस्सों से अब भी कटा हुआ है। सीएम साहब ने तो ये भी कहा कि रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाले सामान की सप्लाई दुरुस्त है, लेकिन जब रास्ते बंद हैं तो रोजाना की जरूरी चीज़ों पर भी असर पड़ना लाजमी है। दूध, दही, ब्रेड, अखबार पहुंच नहीं रहा। कई दुकानदारों ने बताया कि सीमेंट सरिया खत्म होने के कारण कंस्ट्रक्शन के काम भी रुक गए हैं। ट्रक ड्राइवर सब्जियां लेकर रास्ते में खड़े हैं, सब्जियां सड़ने लगी हैं। अब सड़कों पर ही खाना बना रहे हैं। वो जो सब लोग सब्जियां ढो के वहाँ पर पहुँचाने जा रहे थे, लोगों तक, बाज़ारों तक पहुँचनी थी, वो खुद अपनी रोटी सब्जी जो है वहीं पर तैयार कर रहे हैं सड़क पर खड़े होकर। ये टूरिस्ट है वो हमारे होटल में रुके हुए हैं। हम रोड पे हैं तीन दिन से, और ना ही यहाँ डीजल है ना ही पेट्रोल है। अब रास्ते बंद पड़े हैं जी। कल भी बारिश थी, आज कहते थे खुलने का चांस है, पर अभी तक नहीं खुला है। और रात हो जाएगी, फिर मौसम ख़राब हो जाएगा, तो हमें फिर रुकना पड़ सकता है। और यहाँ की सरकार वो भी हेल्प नहीं कर रही। मटर अभी लौट से लेके आए, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है दोनों साइड से रास्ते बंद है, मटर सारा सड़ रहा है। उधर लौड़ में जिम्मेदार हमारे से फिर मटर का पैसा मांग रहा है। हम कहाँ से देंगे जब रास्ते बंद हो रहे हैं, मंडी में माल ही नहीं जा रहा, तो हम पैसा कहाँ से ला के देंगे। हो गए, रोटी पानी अच्छे बना रहे हैं, सब्जी सारी बुरे हाल हो गए। मटर भी खराब हो गया, रोटी भी खराब होगी, रोड में गड्डियाँ होगी, रूट भी खराब हो गया। बहुत बुरे हाल है कि क्या करिए, प्रशासन हमारे पास करना चाहिए। सामान लेकर जाने वाले सब लोग फंसे हुए, सबको चिंता है। मौसम की मार सब पर पड़ी है। हिमाचल में अगले कुछ दिन भी अच्छे हालात नहीं रहने वाले हैं। बुरी खबरें आ सकती हैं, ऐसा अंदेशा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी बातचीत में जताया था। बारिश नहीं हुई तब भी, क्योंकि धूप निकलेगी तो पहाड़ों को खिसकते और धंसने की घटनाएं और बढ़ने लग जाती हैं। जब गीला पहाड़ सूखता है, दरकता है, तो और दिक्कत होती है वहाँ पर। अगर आप हिमाचल में रह रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इस तरह के इलाके में कतई नहीं जाना जहाँ पर मौसम आपकी जान को आफत में डाल सकता हो। मुश्किल वक्त में सरकार की तरफ से जारी इन हेल्पलाइन नंबर पर जो मैं बता रहा हूँ, आप फ़ोन करें और सरकार को कहें कि हमें ये मुसीबत आई है, इसके लिए हमें सेवाएं दें। नंबर कौन से हैं देख लीजिए, 0177 ये कोड है शिमला का, और आगे नंबर है 26296888। और दूसरा एक मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए, कई बार लैंडलाइन कोई नहीं उठाता है, तो 9459455841 ये मोबाइल नंबर है। इन दोनों पे संपर्क करना अगर आप कहीं भी मुसीबत में फंसते हैं, किसी को मुसीबत में देखते हैं तो ये हिमाचल की सारी त्रासदी से अब हमें आगे बढ़ना है। और अब बात ये करनी है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, किस तरह से इन हालात को सेट करना है। और सब चीज़ें अगर ठीक हो जाएंगी तो फिर लगता है कि हिमाचल की दिक्कतें भी कम होंगी। हर साल देश में बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, सबके बच्चे देते हैं 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं। इस साल भी लाखों बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं। अगले साल जो छात्र बोर्ड के एग्जाम देंगे उनके लिए इम्तिहान का पैमाना बदल जाएगा। 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम साल में 2 बार होंगे, यानी छमाही पैटर्न पर हर 6 महीने बाद। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं का ये नया बदला हुआ पैटर्न जारी भी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस यानी नए पैटर्न से बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कम होगा, क्योंकि साल में 2 बार बच्चा पेपर दे सकता है। जो एग्जाम अभी हम 1 बार देते हैं, बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो, ट्यूशन करो, ये करो, वो 2 बार देख सकेगा। दोनों परीक्षाओं में जिसमें ज़्यादा अंक आएंगे, मान लीजिए 1 बार अब दी, 6 महीने बाद दी, जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वही फाइनल रिजल्ट होगा। यानी 1 बार नंबर कम आए तो फिर अच्छे नंबर लाने के लिए आपको चांस मिलेगा। तो ये है तो अच्छी खबर, 2 बार आपको इम्तिहान की तैयारी करनी पड़ सकती है, लेकिन एक चांस रहेगा। इम्तिहान में बड़े और लंबे सवाल कम होंगे। अब जो नया पैटर्न तय किया गया उसमें ये भी रखा गया है, मल्टीपल चॉइस वाले सवालों का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे नहीं कि ये 2 दे दिए इन्हीं में करना है, बहुत सारे आपको मिलेंगे। और सिलेबस भी कम होगा, बड़ा लेंथी सिलेबस नहीं होगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का काफ़ी अच्छा मौका दिया जाएगा। सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं, हमें एक्चुअल में नॉलेज गेन कर पाएंगे। और 2 मौके हैं, तो अगर एक मौके में हमें कोई दिक्कत भी आ जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई और चीज़, तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे अपने सेकंड चांस में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रेशर में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक बार नहीं कर पाते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा, तो ऑब्वियसली उससे प्रेशर जो होगा वो कम होगा। बहुत अच्छा निर्णय है, 2 बार अटेम्प्ट मिलेंगे बच्चे को। इसके संग और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं, 360 डिग्री फीडबैक होगा, दे कैन टेक सब्जेक्ट्स फ्रॉम साइंस, फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड दे कैन हैव अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। मेरे हिसाब से सिंसियर ज़्यादा होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली उनका असेसमेंट हो रहा है, तो उन्हें लगातार पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरे साल में वो शायद महीना 2 महीना कुछ पढ़ के और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते थे, तो इससे फ़ायदा ही होगा 2 बार देने से। एक तरफ शिक्षा की चुनौती है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी की, और तीसरी तरफ सरकारी नौकरी को लेकर मारामारी भी है। भारत की आधी आबादी की उम्र 30 साल से नीचे है। शिक्षा नीति और उसके नियम कायदे बदलना एक बात है, और उसके स्टैंडर्ड बनाना, उसकी पेचीदी चुनौतियों को दूर करना, निपटाना दूसरी चुनौती है। बिहार से आज जो तस्वीर अब हमारे सामने आएगी और आप भी देखेंगे, वह उन तीनों चुनौतियों की तरफ इशारा करती है, जिसका नाम है शिक्षा, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियां। हालात बदलने के आसार दिख नहीं रहे। पटना हो या हाजीपुर, गया हो या फिर नालंदा या फिर समस्तीपुर, बिहार के कई जिलों में टीचर भर्ती के लिए बेरोजगारों का मानो सैलाब आ गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल टीचरों के 1,70,461 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर के 79,943 पद, सेकेंडरी स्कूल टीचरों के 32,961 पद और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के 57,602 पद हैं। लेकिन इनके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए हैं। इन 8 लाख बेरोजगारों में सारे अभ्यर्थी सिर्फ बिहार के नहीं हैं। इनमें यूपी, एमपी, दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों से बेरोजगार हैं, जो नौकरी पाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सर आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। हम लोग का सेंटर आ रहा था, वहाँ पे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सारे होटल पहले से ही फुल थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत, और बारिश के मौसम में सर सरकार को बैठने का न व्यवस्था, बैठने तक का व्यवस्था नहीं दिया है, सोने का और रहने का तो व्यवस्था छोड़ दी। स्कूल टीचरों की भर्ती के लिए बिहार में 24 से लेकर 26 अगस्त तक परीक्षाएं होनी हैं। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि पढ़ने लिखने के बावजूद नौकरी के लिए इन नौजवानों को कैसे हालात से गुजरना पड़ रहा है। जैसे तैसे गुरुवार की परीक्षा खत्म हो गई तो स्टेशन पर ही डेरा डालना पड़ा। लेकिन इनकी टेंशन ये नहीं है कि रात कैसे कटेगी, बल्कि टेंशन ये है कि इस बार भी नौकरी मिलेगी या नहीं। किसी को ये सोचना चाहिए कि मैं प्राइमरी टीचर का रिक्रूटमेंट ले रहा हूं और पेपर का स्तर जो है वो पीसीएस यूपीएससी का है। और क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, क्योंकि बीपीएससी वाले सिलेबस डिफाइन ही नहीं किया, तो क्या हम पूछेंगे। इसलिए जो कुव्यवस्था है, कुव्यवस्था इतना है कि सेंटर पर गए तो ना तो बैग रखने का व्यवस्था था, ना मोबाइल रखने की व्यवस्था था। पटना में तो जैसे तैसे अभ्यर्थियों ने टीचर परीक्षा भर्ती दे दी, लेकिन हाजीपुर में कई नौजवान एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी और सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए गए। काफी हंगामा हुआ, पुलिस आई, लेकिन एंट्री नहीं मिली, तो नौकरी मिलने की खत्म हो चुकी उम्मीद ने रुला दिया। लिखा है आरपीएस पब्लिक स्कूल कचहरी रोड, अब वहाँ हम लोग को पहुँचा दिया ऑटो वाला। हम लोग 5 मिनट अभी तक जाके इतना रिक्वेस्ट किए। 1,72,000 नौकरियों के लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। अब बिहार के डिप्टी सीएम का दावा भी सुन लीजिए, जो आवेदन से भी ज्यादा नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी की बहाली अगर निकाली जा रही है तो वो बिहार स्टेट है। लगभग 5 लाख के आसपास जो है सरकारी नौकरी की बहाली निकाली है।
पहले भी देखा होगा कि एक दिन जो है 70,000 पुलिसकर्मी ने जो है वो ज्वाइनिंग जो है वो किया। इसके बाद आप देखिएगा कि अभी सबसे ज्यादा 1,75,000 शिक्षकों की जो है बहाली वो निकाली गई है। बिहार में नौकरी के लिए जुटे ये नौजवान देश में बेरोजगारी की एक नजीर बन रहे हैं। CSDS लोकनीति के हालिया सर्वे के मुताबिक सिर्फ 6% युवा सरकारी नौकरी में है, जबकि 51% नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है। सर्वे में 40% से ज्यादा नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट थे, जिनका मानना है कि बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में ये सवाल जरूरी हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। हायर एजुकेशन के बावजूद करोड़ों युवाओं के हाथ खाली हैं और एक एक नौकरी के लिए मारामारी है। नौकरी की चिंता सबको रहती है। ज्यादातर माँ बाप को ये लगता है कि बच्चा ग्रेजुएट हो गया है, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई तो शादी हो जाए, फिर परिवार बस जाए। ये चक्कर ऐसे ही घूमता रहता है, कम से कम हमारे देश में। तो सोचिए, अगर बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाए, नौकरियां कम हो, तो दिक्कत बढ़नी तय है। जरूरत स्थायी समाधान तलाशने की है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बिल्कुल नहीं। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कमांडर की मौत का सच क्या है? प्लेन क्रैश में एक नई थ्योरी सामने आ रही है प्रिगोजिन की मौत को लेकर, वही कमांडर जिसने विद्रोह किया था। ये सब डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब रूस की तरफ चलते हैं। वहां से बड़ी धमाकेदार खबर है। जिस जहाज पर वैगनर चीफ येवजेनी प्रिगोजिन सवार था, या बताया जा रहा था कि इस जहाज में सवार है, वह कल क्रैश हो गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल भाषण दे रहे थे और एक संगीत कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे थे। प्रिगोजिन और पुतिन के बीच पुराना और करीबी रिश्ता है, चाहे सेंट पीटर्सबर्ग में रेस्तरां का कारोबार हो या यमन और यूक्रेन में प्राइवेट आर्मी के ऑपरेशन हो। प्रिगोजिन उस पुराने KGB एजेंट का करीबी है जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन है। गाढ़ी और भरोसे की दोस्ती जंग में तो साझीदार थी ही, लेकिन कारोबार में भी मजबूत बताई जाती है। प्रिगोजिन की शुरुआत एक सजायाफ्ता अपराधी की तरह हुई थी और कहा जाता है कि यूक्रेन के खिलाफ वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना से ज्यादा असरदार काम किया। पुतिन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वह सिर्फ एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, गद्दारी। कल ये बिजनेस प्लेन हवा में आग का गोला बना और क्रैश हो गया। Вон, около фермы. Горим. प्रिगोजिन ने जून में मॉस्को के खिलाफ बगावत की थी। यूक्रेन से अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की टुकड़ियां बुलाकर सेना के दक्षिण रूसी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था। सुलह करवाने के बाद पूरा वैगनर ग्रुप बेलारूस चला गया था। जून 2023 से पहले येवजेनी प्रिगोजिन पुतिन के सबसे करीबियों में माने जाते थे, लेकिन मॉस्को के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंककर वैगनर आर्मी के मुखिया प्रिगोजिन ने अपना अंजाम तय कर दिया था। पुतिन ने कैमरे पर आकर खुद इशारा दिया था कि अब प्रिगोजिन ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. 23 जून को प्रिगोजिन ने बगावत का ऐलान किया था। ठीक 2 महीने बाद 23 अगस्त को प्रिगोजिन की दर्दनाक मौत हो गई। प्रिगोजिन जिस एम्ब्रायर लेगेसी 600 जेट में सवार थे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था RA02795। जेट मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ा था। 28,000 फीट पर करीब 100 किलोमीटर उड़ने के बाद कुझेन किनो इलाके में जेट हादसाग्रस्त हो गया। उस वक्त दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। जेट क्रैश में प्रिगोजिन के राइट हैंड माने जाने वाले दिमित्री उत्किन की भी मौत हो गई।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो इतिहास रहा है वो बदले की कार्रवाई करने का इतिहास रहा है और संभव है कि योगोनी प्रिगोजिन जो है एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई हो और ये जो पूरा प्लेन क्रैश हुआ है वो एक साजिश, एक गहरी साजिश का परिणाम हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो रशिया के उस स्थान पर एक वाइट ट्रेल आकाश में देखा गया, जो कि जनरली एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल के बाद इस तरीके का ट्रेल पैदा होता है। अपनी मौत से चंद दिन पहले प्रिगोजिन ने ये वीडियो रिलीज किया था। प्रिगोजिन वैगनर लड़ाकों के ऑपरेशन नाइजर के बारे में बता रहा था। नाइजर में तख्तापलट करने वाले विद्रोहियों को अमेरिकी और फ्रांस के पलटवार से बचने के लिए वैगनर लड़ाके माली से कूच कर रहे थे। प्रिगोजिन इस मिशन को खुद मॉनिटर कर रहा था। न जाने किस वजह से वो मॉस्को पहुंचा। यहाँ आना प्रिगोजिन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी चर्चा का विषय बन गई है कि क्या ये सच है कि मिस्टर पुतिन अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं। तो मुझे भी विश्वास लगता है कि इस थियरी में दम है। कहा जाता है कि मिस्टर पुतिन दुश्मन को भूलते नहीं हैं, तो इसीलिए मिस्टर पुतिन को लगा कि वो बिट्रेड हो गए हैं, उनके साथ धोखा किया है, मिस्टर प्रिगोजिन ने विश्वासघात किया है, इसकी सजा उनको देनी चाहिए और वही दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रिगोजिन का जेट कैसे क्रैश हुआ। क्या इंजन में कोई खराबी थी या फिर किसी ने जेट को शूट डाउन कर दिया? क्योंकि प्रिगोजिन ने अपने बॉस और क्रेमलिन के किंग पुतिन को मात देने का प्लान बनाया था, इसलिए जेट क्रैश के लिंक पुतिन से जोड़े जा रहे हैं। रूस में आपातकालीन मंत्रालय हादसे की जांच करा रहा है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात जान लीजिए। जिस एम्ब्रायर जेट में प्रिगोजिन उड़ान भर रहे थे उसका सेफ्टी रिकॉर्ड बेजोड़ है। 20 साल से ज्यादा की सर्विस में इस कंपनी का सिर्फ एक जेट हादसे का शिकार हुआ था और उसमें भी मशीनी खामी वजह नहीं थी। वेस्ट मीडिया में ये थ्योरी भी वायरल हो रही है कि प्रिगोजिन के जेट को S-300 डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से मार गिराया गया। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या S-300 का इस्तेमाल करके उनके विमान को नीचे गिराया गया? मुमकिन है, और पुतिन अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए नायाब तरीकों के लिए जाने जाते हैं। पुतिन के पास बहुत से विकल्प है। इस मामले में वो पूरी दुनिया से कहीं ज्यादा आगे हैं। प्रिगोजिन कैसे मरे? क्या उनकी मौत की साजिश पुतिन ने रची? क्या जेट क्रैश में रूसी सेना शामिल है? जाहिर है इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मोटे तौर पर दो सच जान लीजिए। यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन का एक दुश्मन खत्म हो चुका है। वैगनर ग्रुप ने भी प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है और दूसरा, पुतिन ने रूस के अंदर ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। अच्छा, वैगनर ग्रुप कितना बड़ा है और कैसे इसका सारा धंधा चलता है? इसको कहां से फंडिंग होती है? इसके पास हथियार, गोला बारूद, इतने पैसे कहां से आते हैं? ये आपको इसलिए बताना जरूरी है कि ये प्राइवेट स्टाइल की आर्मी है और जिस तरह से हम कहते हैं ना अपनी गुंडागर्दी से चलती है। अगर किसी भी देश में तख्ता पलट होता है या किसी देश में गृह युद्ध हो रहा होता है या फिर किसी गुट को दूसरे गुट से खतरा होता है और उसे बचाना होता है, मुल्क चाहे कोई भी हो, तो वहां वैगनर लड़ाके या तो पहुंच जाते हैं या फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रख लिया जाता है। जैसा कि नाम है PMC वैगनर, यानी PMC का मतलब हुआ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। यूक्रेन, रूस, बेलारूस में तो वैगनर ग्रुप है ही है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा कि दुनिया में इस ग्रुप का नेटवर्क कितना बड़ा है। सीरिया, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, लीबिया, वेनेजुएला, यहां तक फैला हुआ है इसका सारा नेटवर्क। और अब तो आपको वैगनर ग्रुप का पूरा सिस्टम और साम्राज्य समझना होगा कि इनके पास माल कितना है, पैसा कितना है। अच्छा, ये ना एक हमने बड़ी तस्वीर आपको दिखानी है अब कि कैसे इनके पूरे हिसाब किताब दिखाने हैं, ये कितना मालामाल है और कहां कहां इसका नेटवर्क चलता है। देखिए, सीरिया में
पुतिन समर्थक बशर सरकार की मदद करते हैं वहां पे। ये पुतिन साहब ने कहा जाइए उनकी मदद करनी है, दिक्कत है। इस्लामिक स्टेट एंड बशर विरोधी सैन्य गुट के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। बदले में प्रिगोजिन की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वहां उनको पैसा मिलता है। प्रिगोजिन की कंपनी इव्रोपोलिस का तेल व्यापार में बड़ा हिस्सा है। वहां पर तेल गैस क्षेत्र में 25% कट मनी मिलता है, इसको पैसा मिलता है। 2020 में इव्रोपोलिस ने $90 मिलियन कमाए। 90 मिलियन अंदाजा लगाइए, 90 मिलियन यानी कि 7 अरब 43 करोड़ रुपए। कितना हिसाब किताब है। और यही इसका हिसाब किताब यही खत्म नहीं होता, इसके अलावा भी अब आ जाइए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में क्या करते हैं वहां पे वेगनर ग्रुप। राजनीतिक अस्थिरता है, तख्ता पलट का खतरा बना रहता है। वेगनर लड़ाके विद्रोहियों से सरकार को सुरक्षा देते हैं, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं। बदले में वहां जो सोना हीरे की खदान में हिस्सा मांगते हैं। माइनिंग वहां पर बहुत बड़ा धंधा है। माइनिंग में सालाना कमाई पता कितनी है इनकी? $1 बिलियन को पार करते हैं ये। $1 बिलियन का मतलब पता क्या है? 82 अरब। 1 बिलियन का मतलब हमने आपको एलईडी पे समझा रहे हैं इसीलिए, ताकि आपको पता लग जाए कि ये तो भाई ऐसी आर्मी है, छोटे मोटे देशों की तो 25,000 की आर्मी है सारी वैगनर की। और देखिए इनका धंधा, देखिए एक गोल्ड माइन से 2.7 बिलियन की कमाई मुमकिन। कितना बड़ा नेटवर्क ये चलाते हैं। और अब सूडान में देख लिए, सूडान उत्तरी अफ्रीका का शांत देश है। तानाशाह उमर अल बशर के वैगनार से अच्छे संबंध है। सब रख लेते हैं कि इस तरह के लोग पालने पड़ते हैं उनको, क्योंकि वहाँ की अपनी जो है सरकार को और लोगों को प्रोटेक्शन देनी होती है। 1993 से 1993 से 2019 तक सूडान के राष्ट्रपति रहे उमर अल बशीर। तो इन्होंने वहां अच्छे संबंध बना लिए। प्रोविजन की कंपनी एम इन्वेस्ट को गोल्ड माइनिंग का ठेका मिलता है वहां। देख लीजिए कहां तक इनकी जड़ें फैली हुई हैं। प्रोविजन की कंपनी को 30% सरकारी हिस्सेदारी के नियम से भी राहत मिलती है। भी सरकार को जो देना है वो भी नहीं देना तूने। बशीर की सत्ता जाने के बाद भी प्रोविजन की कंपनी का दबदबा है वहां पर। ये देखिए कितना इनकी जड़ें मजबूत हैं। 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा खुलासा किया था। क्या बड़ा खुलासा किया था, अब उस पर नजर मारिए। 165 अरब रुपए का सोना प्रिगोजिन सूडान से बाहर ले गया। अब आप अंदाजा देखिए, इतना ज्यादा माल है भाई, बताइए। इतना तो मेरे को लगता है कि बड़े बड़े जो सुल्तान हैं और बड़े बड़े एम्पायर हैं उनके पास नहीं होगा। अच्छा, ये तो प्रिगोजिन की बात हो गई। अब चंद्रयान की खबर का भी आपको इंतजार होगा। कल आपने इतना शानदार शो देखा और इतने अच्छे कमेंट्स दिए थे, तो आज आपको ये बताना है कि चंद्रयान को लेकर हमारे नेताओं की जनरल नॉलेज कितनी कमज़ोर है, अच्छी है भी या नहीं, इसकी पड़ताल भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पब्लिक इंटरेस्ट में फिर से आपका स्वागत है एक बार। अब खबर चंद्रयान की। चंद्रयान 3 में रोवर प्रज्ञान तरह तरह की जानकारियां जुटा रहा है और इसरो को भेज रहा है। लेकिन आज चंद्रयान को लेकर जो जानकारियां हमने कुछ नेताओं से जुटाई वो वाकई चौंकाने वाली थी। आप भी उनको सुनकर कहेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी तीसरी कोशिश में चांद की चुनौती पार कर ली। देश भर में चंद्रयान 3 की टीम को बधाइयां दी जा रही हैं। तो हमारे देश के नेता कैसे पीछे रहते हैं, उनका भी बधाई देना बनता है। लेकिन राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना ने बधाई देते देते चंद्रयान के बारे में एक ऐसी जानकारी दी जो इसरो को भी मालूम नहीं थी। सुनिए चंद्रयान पर नेताजी ने क्या ज्ञान दिया। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। राजस्थान के मंत्री ने तो चंद्रयान 3 में यात्री बिठा दिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो हद कर दी। नीतीश कुमार से चंद्रयान की लैंडिंग के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन उनको इस मिशन के बारे में पता ही नहीं था। बगल में अपने मंत्री से पूछा कि ये मामला क्या है। इसके बाद कह दिया होने दीजिए लैंडिंग। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। चलते अच्छी बात है। अरे मोबाइल नहीं देखा जो आ गया है। तो ठीक है। सुन लिया नेताओं को आपने। चलिए अब आपके कमेंट्स दिखा देते हैं, क्योंकि वक्त हो गया है कि चंद्रयान की कवरेज पर हमारे पास जो आपने कमेंट भेजे हैं उनको देख लीजिए, फटाफट दिखाते हैं। रमेश चंद्र जी क्या लिखते हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पब्लिक इंटरेस्ट अब तक का सबसे बढ़िया प्रोग्राम, आपकी प्रस्तुति लाजवाब, शुक्रिया। दीपक जी क्या कहते हैं, सर आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। कल 9 बजे के चंद्रयान 3 का जो प्रोग्राम, इतनी जल्दी में वैज्ञानिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, आपने संभव करवा दी। बहुत बढ़िया, क्या है जानकारी, हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत सहयोगी, जो भी होगा भविष्य में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द एक्सीलेंट प्रोग्राम डे आफ्टर डे। दिस प्रोग्राम हैज़ चेंज माई ओपिनियन अबाउट द 9 PM न्यूज़ विच हैड आई स्टॉप्ड वॉचिंग। शुक्रिया, आप देखने लग गए। संजीव जैन जी, देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे। सर, ये जो चुनावी रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं उसका मुद्दा उठाओ। इलेक्शन कमीशन ने इसे इलेक्शन कमीशन को बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। आपने कह दिया और हमने सुन लिया, और पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। उम्मीद है जनता के हित में जुड़ी खबरें आपको पसंद आ रही होंगी। फीडबैक ज़रूर देते रहना, मुझे जितना वक्त मिलेगा मैं दिखाता भी रहूँगा। ब्रेक के बाद क्या है आज? ब्रेक के बाद अखिलेश आनंद के साथ घंटी बजाओ आपने देखना है, मगर और कहीं नहीं जाना। ABP न्यूज़ के YouTube प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और मेरी आपसे मुलाकात कब होगी? कल रात 9 बजे। तब तक दीजिए इजाज़त। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।